हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 93। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 93 है। इसके पहले हमारे 92 टेस्ट आ चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे इस टेस्ट सीरीज में मिडवाइफरी और गाइनकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑल स्टेट से रिलेटेड जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं और अपने आंसर बता सकते हैं। और हमें आप लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपकी कैसी तैयारी चल रही है। आप यहां से अपने आप को जांच सकते हैं, अपने आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ लें और अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मेंशन है, गर्भावस्था में मां को कौन सा यौन संक्रमण रोग होने से जन्म के बाद बच्चों में बहरापन तथा मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। इंग्लिश में पढ़ लें यहाँ पर क्वेश्चन, विच सेक्सुअल इन्फेक्शन डिसीजेज टू द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैन काजेज डीफनेस एंड मेंटल रिटार्डेशन इन द चाइल्ड आफ्टर बर्थ। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर पूछा गया है, अगर माँ को कोई भी कौन सा ऐसा एसटीडीएस होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होगा, जिसके अगर बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसे बहरापन होगा और मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, तो वो कौन सा डिसीज होगा, कौन सा रोग होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन अच्छे से समझ लें और अपना आंसर बताएं आप। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सिफिलिस। सिफिलिस की वजह से बच्चे में ये डिसीजेज उत्पन्न हो सकते हैं। कौन कौन से? बहरापन, डीफनेस एंड मेंटल रिटार्डेशन। अगर माँ को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज कौन सा है? सिफिलिस है। इसका मतलब कौन सा एसटीडीएस होगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। अगर सिफिलिस है तो बेबी में, बच्चों में ये दो रोग जन्म ले सकते हैं। और भी होते हैं लेकिन जो मुख्यतः बहरापन और मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। और राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें और अपना समझ लें क्वेश्चन को अच्छे से। आप क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। यहाँ पर अगर पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं डिटेल्स पे। ये जो सिफिलिस के लिए बैक्टीरिया पूछा जाता है जो जिम्मेदार होता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ट्रेपोनोमा पैलिडम ये बैक्टीरिया का नाम है, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सिफिलिस डिसीज हो जाती है। सिफिलिस एक प्रकार की कैसी डिसीज है? ये एक प्रकार की एसटीडीएस डिसीज है। इसका मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज है, एसटीडीएस है, एसटीडीएस डिसीज है। इसके बैक्टीरिया का नाम आप याद रखें, ट्रेपोनोमा पैलिडम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और आप बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन्स के लिए शक्तिग्रह पावर हाउस के रूप में कार्य करती है? विच स्ट्रक्चर्स एक्ट एज अ पावर हाउस फॉर दी हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या होगा इसका राइट आंसर? मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका राइट आंसर है क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक तरह से गर्भावस्था के दौरान शक्तिग्रह या पावर हाउस की तरह कार्य करता है। ये कौन से स्ट्रक्चर्स होता है जो पावर हाउस की तरह कार्य करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? आपका राइट आंसर होगा प्लेसेंटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, और डिटेल्स भी मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा है एचजीएस इसी से हार्मोन्स निकलता है। ये लिखा है ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। यहाँ पर ये एचजीएस का एच ये लिखा है एचसीजी। इसका पूरा नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे याद रखें। अगर एग्जाम्स में आपको पूछ लिया जाए, इस तरह ऑप्शन दिए जाए स्ट्रक्चर्स के बारे में, तब आपका आंसर प्लेसेंटा सही होगा। मान लो नहीं दिया गया ये आंसर, तब आपसे हार्मोन्स पूछा जाएगा, तब आप हार्मोन्स में बताएंगे एचसीजी। और इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये बात ध्यान रखिए। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन मोस्टली यही पूछा जाता है जो हमने बताया आपको। दिस हार्मोन्स इज ओनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द प्लेसेंटा। ये क्या होता है? मोस्टली प्लेसेंटा से स्रावित होता है, निकलता है। ओके, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें और अपना आंसर बता सकते हैं। ये लिखा है एचसीजी की अर्ध आयु मतलब होता है हाफ लाइफ कितनी होती है? व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दी एचसीजी? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 24 घंटे होती है, 24 आवर्स होती है। क्वेश्चन आप पढ़ लें अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आफ्टर डिलीवरी, मिसकैरिएज और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एचसीजी फॉल्स विद हाफ लाइफ ऑफ 24 to 36 आवर। ये अगर हाफ
सीजी के हार्मोन्स के बारे में अगर बात करें, इसका हाफ लाइफ कितना होता है तो 24 घंटे से 36 घंटे के बीच में होता है। अनटिल प्रेगनेंसी लेवल्स आर रीच, जब तक प्रेगनेंसी लेवल रीच नहीं हो जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मोस्टली आपको ऑप्शन में यही मिलेगा, कितना 24। तो क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ लें। जो HCG हार्मोन्स होता है, इसका जो हाफ लाइफ होता है, अर्ध आयु जो होती है वो कितने घंटे होती है, 24 घंटे होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, पढ़ लें, आप अपना आंसर बता सकते हैं। पोस्ट मेच्योरिटी के दौरान एमनियोटिक द्रव का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग पोस्ट मेच्योरिटी? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीनिश येलो। मतलब ग्रीन कलर का एकदम येलो जैसा होगा, ग्रीनिश येलो उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो पोस्ट मेच्योरिटी में जो एमनियोटिक एक प्रकार का लिक्विड होता है, जो पोस्ट मेच्योरिटी होगी, पोस्ट मेच्योरिटी में इसका कलर कैसा होगा? ऑप्शन ए पे मेंशन है, इसका राइट आंसर ग्रीनिश येलो कलर होगा इसका। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नॉर्मल कलर कैसा होता है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक एक प्रकार का फ्लूइड होता है, तो अगर इसका पूछ लिया जाए नॉर्मल कलर कैसा होगा, तब आप बताएंगे टिंटेड येलो या क्लियर येलो। किस प्रकार का होगा, इसे इंग्लिश में ही ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हिंदी में काफ़ी आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि पित्त लिख के आ जाता है, पित्त मतलब होता है पीले कलर का, तो आपको ध्यान रखना टिंटेड येलो कलर हो सकता है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होगा वो इस तरह हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लूइड दैट लुक्स ग्रीन और द ब्राउन यूजुअली मीन्स दैट द बेबी हैज पास्ड द फर्स्ट बाउल मूवमेंट, जिसे मिक्वेनियम के नाम से जाना जाता है। बेबी का जो फर्स्ट बाउल्स होगा उसे क्या कहते हैं? मिकोनियम के नाम से। या स्टूल को किस नाम से जाना जाता है? पहले मल को किस नाम से जाना जाता है? मिकोनियम के नाम से जाना जाता है। अगर बेबी का पहला जो बाउल मूवमेंट हो जाता है अगर यूट्रस में, तो जो कलर्स होता है तब भी क्या होगा, कलर्स वो ग्रीन कलर्स का हो जाता है। किस तरह का हो जाएगा? ग्रीन कलर का। किसका कलर? एमनियोटिक फ्लूइड का कलर्स। ओके, व्हाइल इन द वोम्ब। यहाँ पर आप पहले समझ लें कि एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। द एमनियोटिक फ्लूइड इज द प्रोटेक्टिव लिक्विड कंटेन्ड बाय द एमनियोटिक सैक ऑफ अ ग्रेविड एमनाइट। दिस फ्लूइड serves as a cushion for the growing fetus but also serve to the facilitate the exchange of the nutrition, water and biochemical products between mother and the fetus। इसका जो कार्य होता है, माँ और जो फेटस पे बेबी होता है उसके लिए न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करना, वाटर का एक्सचेंज करना, बायोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक्सचेंजेस करना, ये कार्य होता है इसका। और ये एक प्रकार से क्वेश्चन के रूप में कार्य करता है किस पे? फेटस के ग्रोविंग में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ से आप समझ सकते हैं, हिंदी में भी मेंशन है नीचे, आप पढ़ सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड हेल्प्स करता है डेवलपिंग द बेबी टू मूव द वोम। एमनियोटिक जो फ्लूइड होगा एक प्रकार का द्रव होता है, तरल होता है, पानी होता है, लिक्विड होता है, जो मदद करता है बेबी के मूवमेंट में इन द वोम, जो वोम में होता है, गर्भ में होता है। विच अलाउ द फॉर प्रॉपर बोन ग्रोथ। और यही किस चीज़ में मदद करता है? बोन्स के ग्रोथ में भी मदद करता है। कौन? एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट पॉइंट है द लंग्स टू डेवलप प्रॉपरली। और लंग्स को प्रॉपरली डेवलप करने में भी मदद करता है। कौन? एमनियोटिक फ्लूइड। और हिंदी में यहाँ पर मेंशन है, ये क्वेश्चंस का निचोड़ है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। कभी भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसका जो कार्य होता है क्या क्या होता है? ये तापमान को बनाए रखता है, राइट है, ठीक है। या आघात, और यहाँ पर लिख लेना आप, आघात और अवशोषक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर जहाँ से चेक लिखा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अवशोषक के रूप में कार्य करता है, मतलब एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता है। जब भी कोई आघात होती है, अगर चोट लगती है, तो ये एक प्रकार के आघात और एब्जॉर्बर के रूप में या अवशोषक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, यह भ्रूण की स्वतंत्र गति में सहायक होता है। मतलब भ्रूण के जो स्वतंत्र गति होती है उसमें चलना, क्योंकि एक प्रकार का ये लिक्विड होता है, तो इसके माध्यम से भ्रूण की जो गति होती है वो अच्छे से होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ लें, अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे मेंशन है, गर्भावस्था के दौरान शरीर में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं? विच ऑर्गन्स इन द बॉडी अंडरगो फिजियोलॉजिकल चेंजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या होगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन करवाया है हमने पिछली वीडियो में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। स्तनों में चेंजमेंट आता है, यूट्रस में चेंजमेंट आता है, इनका साइज भी बढ़ जाता है, वेजाइना में चेंजमेंट आता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। और भी कई चेंजेस आते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं।
हार्ट रेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होता है, कार्डियक आउटपुट ऑल इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये सभी चीज़ें क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। बता सकते हैं अपना आंसर, पीआईडी, इसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज के नाम से भी जाना जाता है पीआईडी को। सबसे सामान्य जीव कारक कौन सा है, इसके लिए जो जीव कारक होता है मतलब जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है आपको बताना है इस पर। विच इज द मोस्ट कॉमन आर्गन फैक्टर ऑफ द पीआईडी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, निशेरिया गुनेरिया। क्या होगा, निशेरिया गुनेरिया। पीआईडी के लिए जो जिम्मेदार जीव कारक होता है, बैक्टीरिया होता है, वो निशेरिया गुनेरिया होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। देख सकते हैं पीआईडी का पूरा नाम मेंशन है यहाँ पर, इज एंड द इन्फेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। ये एक प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में। नेक्स्ट पॉइंट पे मेंशन है, द मोस्ट ऑफेंस अकर व्हेन दी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया स्प्रेड फ्रॉम योर वेजाइना टू योर यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स और दी ओवरी। इस पे होता क्या है, ये एसटीडीएस के माध्यम से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का, ये फैल जाता है वेजाइना के माध्यम से यूट्रस में जाता है, यूट्रस के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ओवरी में चला जाता है, या यूं कहें उसे नष्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, वुमेन डेवलप पीआईडी फेन द सर्टेन बैक्टीरिया सच एज द क्लाइमाइडिया ट्रैकोमेटिसिस। इसकी वजह से भी हो जाता है। निशेरिया गुनेरिया तो होता ही है। अगर एक और पूछ लिया जाए आपसे ऑप्शन में, मान लो नहीं दिया गया, तब आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्लाइमाइडिया ट्रैकोमेटिस। इसकी वजह से भी यही प्रॉब्लम प्रोड्यूस होती है। एंड निशेरिया गुनेरिया, एनजी या सीटी, ये दोनों इसके लिए रोल प्ले करते हैं। मूव द अपवर्ड फ्रॉम द वुमेन्स वेजाइना और द सर्विक्स इनटू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पीआईडी कैन लीड द इनफर्टिलिटी एंड द परमानेंट डैमेज ऑफ अ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ पर होता क्या है, ये परमानेंटली पीआईडी और जो ये सीटी होता है, इनकी ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, परमानेंटली तक इनफर्टिलिटी उत्पन्न कर देते हैं, या बांझपन उत्पन्न कर देते हैं, या पूरी तरह से महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसे नष्ट कर देते हैं या डैमेज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7, पढ़ें अपना आंसर बताएं। इंट्रा यूट्रेन लाइफ के दौरान प्लेसेंटा में फेटल ब्लड फ्लो की दर लगभग कितनी होती है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ द फेटल ब्लड फ्लो इन द प्लेसेंटा ड्यूरिंग इंट्रा यूट्रेन लाइफ। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये लिखा है 400 ml 400 ml पर मिनट के हिसाब से क्या होता है, ये फेटल ब्लड फ्लो रेट होती है। किसके दौरान, इंट्रा यूट्रेन लाइफ के दौरान, प्लेसेंटा में। ओके, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं आप। क्वेश्चन है यहाँ पर 8, इंट्रा यूट्रेन लाइफ के दौरान कौन सी संरचना माँ तथा भ्रूण के मध्य संबंध स्थापित करती है। विच स्ट्रक्चर एस्टेब्लिशेज अ रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड फेटस ड्यूरिंग इंट्रा यूट्रेन लाइफ। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेसेंटा। इंट्रा यूट्रेन लाइफ के दौरान कौन सी संरचना माँ तथा भ्रूण के मध्य संबंध स्थापित करती है, इसका जो राइट आंसर होगा प्लेसेंटा होगा। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, द प्लेसेंटा इज द ऑर्गन दैट डेवलप्स एंड इम्प्लीमेंट्स इन द मदर वोम्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एक प्रकार का ऑर्गन्स होता है। यहां से आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहां पर द अनबॉर्न बेबी इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या होता है, जो अनबॉर्न बेबी होता है वो प्लेसेंटा के, अनबॉर्न बेबी जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के माध्यम से क्या होता है, कनेक्ट होता है। एक प्रकार का इस तरह का क्या होता है, एक प्रकार का नाल होता है जिसे नाभिनाल के माध्यम से जाना जाता है। नाभिनाल होता है जो कनेक्ट होता है प्लेसेंटा से। नेक्स्ट है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंट्रा यूट्रेन लाइफ क्या होता है। इंट्रा यूट्रेन लाइफ बिटवीन द कंसेप्शन एंड द बर्थ, कंसेप्शन और बर्थ के बीच का जो टाइम्स होता है, लाइफ होता है, जीवन होता है, उसे इंट्रा यूट्रेन लाइफ के नाम से जाना जाता है। और इंट्रा यूट्रेन का मतलब क्या होता है, इनसाइड द यूट्रस, मतलब यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्तन निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वेट ग्रंथि या पसीने वाली ग्रंथि, या कहें स्वीट ग्लैंड। राइट आंसर ऑप्शन बी है।
यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मेमोरी डक्टेज एंड आर्गन्स नोन एज दी एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं या स्वीट ग्लैंड होती हैं या मेमोरी ग्लैंड होती है, एक प्रकार की बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड इन्हें कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 पे, ऑस्टियल को सबसे पहले कब डिटेक्ट किया जा सकता है? व्हेन कैन एस्टियल्स बी फर्स्ट डिटेक्टेड? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, गर्भावस्था के दूसरे महीने में। ये एस्टिडियल को सबसे पहले जब डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जा सकता है, तो गर्भावस्था के दूसरे महीने में, प्रेगनेंसी के सेकेंड महीने में से पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं इन द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें, यहाँ पर हम समझाते हैं आपको डिटेल्स में कि एस्टियल्स क्या होता है। एस्टियल्स आल्सो नोन एज दी ऑस्टियल, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। जैसे एस्टियल लिखा है यहाँ पर, तो कभी कभी ओ को मेंशन किया जाता है, ये वो साइलेंट होता है, यहाँ पर एस्ट्रॉयल भी पढ़ा जाता है। इज अ एस्ट्रॉइड, एक प्रकार का एस्ट्रॉइड होता है। अ वीक एस्ट्रोजेंस, या यूँ समझ लें एक प्रकार का वीक एस्ट्रोजेंस होता है। एंड अ माइनर फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एक प्रकार का बहुत ही माइनर फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है। इट इज़ वन ऑफ द थ्री मेजर्स endogenous estrogens that they are being estradiol and the estrone levels of the estrogens in the women who are not pregnant almost undetectable। कहते हैं कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती है, जो भी वुमेन्स होगी वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी, तो उनमें क्या है, ये नहीं पाया जाएगा। कौन? एस्ट्रॉयल नहीं पाया जाता। इसको एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार का एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या है, टाइप्स है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के क्या है, ये टाइप्स हैं, और इसका नाम एक ये भी मेंशन है यहाँ पर। एस्ट्रॉयल को कभी कभी ओ लिख के भी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर आप समझ लें। ये लिखा है एस्ट्रॉयल प्रमोट द यूट्रस ग्रोथ एंड द ग्रेजुअली प्रिपेयर्स एंड वुमेन्स बॉडी फॉर द गिवन बर्थ। ये कार्य क्या करता है? ये प्रमोट करता है यूट्रस को ग्रोथ के लिए। ओके, ग्रेजुअली प्रिपेयर्स वुमेन्स बॉडी फॉर द गिविंग बर्थ, और ये वुमेन्स बॉडी को प्रिपेयर करता है गिविंग बर्थ के लिए, जन्म देने के। लेवल्स ऑफ द एस्ट्रॉयल स्टार्ट टू राइज ड्यूरिंग द 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। ये क्या होता है? लगभग 8 वीक के आसपास क्या होता है, बढ़ने लगता है या राइज हो जाता है। ठीक है, राइजिंग होने लगता है। इसका लेवल क्या होता है? बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एस्ट्रॉयल को E3 के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये लिखा है एस्ट्राडॉयल, इसे E2 के नाम से भी जाना जाता है। आर दी टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ द फीमेल हार्मोन नोन एज द एस्ट्रोजेंस। एक प्रकार के क्या है, ये फीमेल हार्मोन्स हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे कि ये क्या है, एक प्रकार से फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं, और इन्हें ये किसके रूप हैं? ये एस्ट्रोजेंस के रूप हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं। समटाइम्स रिफर टू द एस्ट्रोजन, जैसे ये स्पेलिंग लिखी है उसी तरह इस पर भी लिखा था, ओ करके स्पेलिंग लिखी थी, जिसमें वो साइलेंट होता है। एस्ट्रोजन इसी से पढ़ा जाता है। ठीक है, दीज आर दी फॉर्म ऑफ द एस्ट्रोजन्स, और ये क्या होते हैं? एस्ट्रोजन्स के ही फॉर्म होते हैं या एस्ट्रोजन्स के ही रूप होते हैं। आपको बस केवल इतनी बात ध्यान रखनी है, एक प्रकार से एस्ट्रोजन्स हैं। ओके, यहाँ पर और आप पढ़ सकते हैं, थोड़ी जानकारी आपके लिए। एस्ट्रोजन्स एक प्रकार का एस्ट्रॉइड हार्मोन्स होता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन्स क्या है? एक प्रकार का एस्ट्रॉइड हार्मोन्स होता है। डेट आर द नेचुरली फाउंड इन द बॉडी, एक प्रकार से एस्ट्रॉइड हार्मोन्स होता है जो नेचुरल रूप से बॉडी में पाया जाता है। एस्ट्रॉयल एंड एस्ट्रोडायल कैन बी यूज्ड एज अ हार्मोन्स रिप्लेस द थेरेपी, एसआरटी के रूप में कार्य करता है ह्यूमन आफ्टर द मिनोपाज, मतलब मिनोपाज के बाद वुमेन्स में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। गर्भावस्था की वह अवधि या वह समय अवधि जिसे प्रथम तिमाही कहा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के नाम से जाना जाता है। टाइम पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉल्ड द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करें अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 वीक, 12 सप्ताह। ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीइंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट पीरियड एंड द लास्ट अंटिल द एंड ऑफ द 12 वीक। यहाँ पर पढ़ लें, हमने कई बार समझाया इसे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 12, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। टर्म्स पर प्लेसेंटा का वजन लगभग कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डज द प्लेसेंटा वे ऑन दी टर्म्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
500 ग्राम होता है लगभग, 500 ग्राम के आसपास होता है। टर्म्स पर प्लेसेंटा का जो वजन होता है लगभग कितना होता है, 500 ग्राम के लगभग होता है। अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है लगभग में, तो ठीक है 500 ग्राम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टर्म्स पर ये लिखा है टर्म्स प्लेसेंटा इज, इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है डायमीटर कितना होता है। जैसे मान लो ये प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा का डायमीटर क्या होगा, यहाँ से ये वाली लंबाई, ये जो लंबाई होती है इसे डायमीटर कहा जाता है। या इस तरह समझे ये डायमीटर कहेगा, मतलब इस कॉर्नर से मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट को जो क्या करेंगे मैच करेंगे या मिलाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, पूरी लाइन को डायमीटर कहेंगे। ये ओ है ये एम है, इस तरह आप समझ सकते हैं ये डायमीटर होता है, ठीक है। इसका हाफ इतना क्या होगा, आर होगा, इसे रेडियस कहा जाता है। तो ये जो लंबाई होती है प्लेसेंटा की ये लगभग कितनी होती है, ये 22 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी, 22 सेंटीमीटर के आसपास होती है। डायमीटर जब भी पूछा जाएगा आपसे प्लेसेंटा का तब आप बताएंगे 22 सेंटीमीटर या 23 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों कभी नहीं दिए जाते, मोस्टली 22 सेंटीमीटर दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, इसकी जो थिकनेस होती है ये 2 से 2.6 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है इसकी मोटाई, ठीक है। इसका जो थिकनेस होता है इतनी मोटाई होती है। डायमीटर आप यहाँ पर समझ सकते हैं 22 भी दिया सकता है, 23 भी दिया सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है 22 एग्जाम्स में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर, द रेशियो बिटवीन द प्लेसेंटा वेट एंड द बर्थ वेट ऑफ द न्यू बॉर्न। यहाँ पर जो बात की गई है प्लेसेंटा का जो वेट और बर्थ वेट न्यू बॉर्न बेबी का, वो रेशियो कितना होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तब आप बताएंगे जो प्लेसेंटा का वेट होगा वो 1 होगा और जो बेबी का बर्थ के टाइम में जो न्यू बॉर्न बेबी का वेट होगा वो कितना होगा, 6 होगा। या इसे रेशियो में जब बात करेंगे तो 1:6 कहेंगे। क्या कहेंगे, 1:6 कहेंगे। आप इस तरह समझ सकते हैं, मान लो कि प्लेसेंटा का वजन 1 kg है, अब समझने के लिए बता रहा हूँ, तो बेबी का वजन कितना होगा, 6 किलो होगा। लेकिन जो नॉर्मल बात करते हैं तो प्लेसेंटा का वजन कितना होगा, 500 ग्राम होगा। तो बेबी का कितना होगा, 5, आप यहाँ पर समझ 500 ग्राम ये होगा तो 5 × 6 कर दोगे, 6 करेंगे तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, मतलब 3000 ग्राम आ जाएगा। 3000 ग्राम का मतलब ये होगा 3 kg, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जब 5 ग्राम हो जाएगा और 5 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3000 ग्राम के आसपास आ जाएगा। और 3000 ग्राम का मतलब क्या होगा, 3 किलो के आसपास, 3 kg के आसपास होगा। ये रेशियो होता है प्लेसेंटा और बर्थ वेट ऑफ द न्यू बॉर्न का, 1:6। इस तरह आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 13, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। टर्म पर गर्भाशय का वजन लगभग कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डज द यूट्रस वे ऑन द टर्म्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप बता सकते हैं अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 900 से 1000 ग्राम के बीच में होगा। ऑप्शन इसका सी होगा। टर्म्स पर जो यहाँ पर अब गर्भाशय का वजन पूछा जा रहा है, टर्म्स पर गर्भाशय का वजन कितना होगा, 900 से 1000 ग्राम के आसपास होगा। मान लो कि एग्जाम्स में एक ही दिया गया, कभी कभी दे दिया जाता है 1000 ग्राम, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। तब 900 ग्राम नहीं दिया जाएगा, जब 1000 नहीं होगा तब आपको 900 ग्राम मिल जाएगा। जब बिटवीन में या रेंज में बात करेंगे तब आप बताएंगे 900 से 1000 ग्राम के आसपास ये टर्म्स पर गर्भाशय का वजन होता है, यूट्रस का वेट होता है। आप यहाँ पर पढ़ लिया करें इंग्लिश में भी क्वेश्चन। जब रेंज पूछेंगे तो इस तरह बताएंगे, जब एग्जैक्ट आंसर पूछेंगे तो ये बताएंगे, ओके। जब ये नहीं होगा तो 900 ग्राम मिल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 आप पढ़ लें, फिर अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे मेंशन है प्रसव के पश्चात गर्भाशय को प्रसव पूर्व स्थिति में लाने में कितना समय लगता है। आफ्टर डिलीवरी हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द यूट्रस टू रीच द प्रीनेटल पोजीशन, कितना समय लगेगा, कितने वीक्स का, 6 वीक्स का टाइम लगता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, 6 वीक्स का टाइम लगता है उसे। जिस पोजीशन में कोई भी वुमेन्स क्या थी, नॉन प्रेग्नेंट थी, तो कितना टाइम लगेगा, 6 वीक्स का टाइम लगता है, ओके। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देख लें आप। ये लिखा है 6 वीक्स आफ्टर गिविंग द बर्थ योर यूट्रस विल बी बैक टू इट्स नॉन प्रेग्नेंट साइज। नॉन प्रेग्नेंट साइज में जैसा था 6 सप्ताह के बाद क्या होगा, उसी तरह उसी हालत में पहुंच जाता है डिलीवरी के बाद, ओके। यहाँ पर पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे लिखा है परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ब्लड वॉल्यूम इज देयर इन द मैच्योर प्लेसेंटा। क्या होगा इसका राइट आंसर, कितना होता है। ऑप्शन इसका होगा सी, राइट आंसर है 500 ml होता है लगभग। जो मैच्योर प्लेसेंटा होता है, परिपक्व प्लेसेंटा में उस पर जो ब्लड वॉल्यूम होता है कितना होता है, लगभग 500 ml के आसपास होता है। लेकिन अगर रेंज में बात करें तो 500 से 700 के बीच में होगा रेंज,
ठीक है, 500 से 700 बीच में क्या होगा, ml में आएगा, ये ml में रेंज में। लेकिन अगर इस तरह आंसर दिया जाए, आपको अकेला दिया जाए, तब आपका राइट आंसर लगभग में 500 ml सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16, पढ़ ले, अपना आंसर बताएं। सभी क्वेश्चन करवाए गए हैं आपके लिए पिछले वीडियो में भी। निम्न में से कौन सा लौकिया का प्रकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द लौकिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, लौकिया निग्रा। ये टाइप्स नहीं है लौकिया का, बाकी जो दिए गए हैं दोनों वो क्या है, तीनों वो सभी टाइप्स हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लौकिया निग्रा टाइप नहीं है। द ब्लड यू सी आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड लौकिया। जो ब्लड चाइल्ड बर्थ के बाद या डिलीवरी के बाद सिक्रेटेड होता है उसे लौकिया के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इट इज़ द टाइप्स ऑफ द डिस्चार्ज दैट इज सिमिलर टू द मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड टाइपिकल लास्ट फॉर दी 4 to 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी। पोस्ट डिलीवरी के बाद ये 4 से 6 सप्ताह के बीच ऐसा होता है। ठीक है, लौकिया स्रावित होता है या निकलता है, सिक्रेशन होता है। यहाँ पर जो टाइप मेंशन है लौकिया के, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, इनके ये 3 प्रकार के यहाँ पर टाइप मेंशन है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लौकिया रुब्रा ये पहले डिलीवरी के बाद के 2 से 4 दिन का टाइम होता है, इसे लौकिया लिब्रा के नाम से जाना जाता है, जो सिक्रेशन होता है ब्लड का। फिर है लौकिया सिरोसा, ये डिलीवरी के लास्ट के 4 दिन या 2 वीक तक ऐसा होता है। ठीक है, फिर है यहाँ पर लौकिया एल्बा, ये 2 से 6 वीक के आसपास होता है, पोस्टमार्टम के टाइम तक आप इसे समझ सकते हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, 3 प्रकार के होते हैं, उसके टाइप ये होते हैं। ओके, एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए। और होता क्या है, एक प्रकार का ब्लड होता है जो आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, सीक्रेट होता है, निकलता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, गर्भावस्था की वह समय अवधि जो द्वितीय तिमाही के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 13 से 28 वीक, 13 to 28 वीक को सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर अगर 13 ना लिखा हो तो आपको 12 to 28 वीक्स राइट आंसर होगा। ध्यान रखिए, 1-2 इधर उधर चल सकता है क्योंकि ये यहाँ पर रेंज में दिया गया है। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर 18, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। गर्भावस्था में लगभग कुल कितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टोटल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप बता सकते हैं अपना आंसर। ऑप्शन बी 1500 ml के आसपास। गर्भावस्था के दौरान जो टोटल कुल जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है वो कितना बढ़ जाता है, 1500 ml के आसपास, या कहें 1.5 लीटर या 1.5 लीटर के आसपास कहेंगे इसे। ml में बात करेंगे तो 1500 ml के आसपास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19 नंबर, वह समय अवधि जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है, डेट यहाँ पर आप समझ लें, द टाइम पीरियड इज कॉल्ड थर्ड ट्राइमेस्टर। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 29 से 40 सप्ताह के बीच, 29 to 40 वीक्स को थर्ड ट्राइमेस्टर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी मान लो 29 से नहीं स्टार्ट करते तो 28 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 28 to 40 वीक्स जाएगा, इसे थर्ड ट्राइमेस्टर का टाइम कहा जाता है, टिल बर्थ, लास्ट टिल बर्थ। ओके, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ें, अपना आंसर बताएं। मानव में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन द ह्यूमंस। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सभी गर्भावस्था की जो समय अवधि होती है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन द ह्यूमन, 280 दिन भी होता है, 40 वीक भी होता है। ये नॉर्मल डेज मेंशन है 9 महीने कैलेंडर के, और प्लस यहाँ पर जो मेंशन है 7 दिन इसमें प्लस कर दिए जाते हैं। ओके, इसे कहा जाता है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, प्रेगनेंसी लास्ट फॉर दी अबाउट 28 डेज या 40 वीक्स के आसपास से कहेंगे। ये हमने सभी पिछले वीडियो में कवर किया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके, ये लिखा प्रेगनेंसी लास्ट एंड द एवरेज ऑफ 20 ये लिखा है 280 डेज या 40 वीक्स। ये 280 डेज को यहाँ पर वीक्स में कन्वर्ट किया गया है। और ये कब से काउंट किया जाता है, द फर्स्ट डे ऑफ द योर लास्ट मेंस्ट्रुएशन, मतलब लास्ट एलएमपी से काउंट किया जाता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और लिखा द फर्स्ट डे ऑफ द योर एलएमपी इज कंसिडर्ड डे 1 ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब जो लास्ट लास्ट जो पीरियड होगा, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड को प्रेगनेंसी का पहला दिन माना जाता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ें, अपना आंसर बताएं जल्दी से। ये लिखा है फेटल पार्ट्स को सर्वप्रथम कब महसूस या पल्पेट किया जा सकता है। पल्पेट मतलब होता है महसूस करना या स्पर्श करना। आप पढ़ सकते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 20 वीक्स, द्वितीय तिमाही में। ओके, इंग्लिश में आप क्वेश्चन पढ़ लें और समझ लें।
यहाँ पर जो इसका जो वीक्स में अगर बात करेंगे द्वितीय तिमाही कौन कौन से होती है, तो 13 वीक से 28 वीक के बीच वाला टाइमिंग को क्या कहते हैं, इसे सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से जाना जाता है। या कभी कभी 12 से 28 वीक मिलेगा, लेकिन मोस्टली क्या होता है 13 से 28 दिया जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 22, प्री टर्म बेबी कितने सप्ताह के पहले डिलीवर हो जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी 37 सप्ताह के पहले, 37 वीक के पहले क्या होगा, ये डिलीवर हो जाता है। कौन सा? प्री टर्म बेबी। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 23 में से वह कौन सा हार्मोन्स है, हार्मोन्स जो सर्विक्स को मुलायम कर देता है, राइपन कर देता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये क्या करता है? सर्विक्स को मुलायम कर देता है। विच हार्मोन्स डेट राइपन्स द सर्विक्स, तो कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। ये फीमेल में पाया जाता है। ओके, आपको इस तरह ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है? विच स्टेज ऑफ द लेबर इज नोन एज द सर्वाइकल स्टेज? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में दोनों मेंशन है। ओके, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ये लिखा है फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, द पार्ट ऑफ द लेबर वेन द सर्विक्स डायलेट फुली। फर्स्ट ये लिखा है डायलेट फुली हो जाता है जब लगभग 10 सेंटीमीटर तक क्या होता है, ये चौड़ा हो जाता है, वाइडन हो जाता है। कौन? सर्विक्स। इसी को कहा जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, आल्सो नोन एज द स्टेज ऑफ द डायलेशन। यह सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 25, पढ़े अपना आंसर बताएं। लिखा है प्राइमरी ग्रेविटी में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिलीवरी इन प्राइमरी ग्रेविटा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए आंसर। ऑप्शन होगा इसका बी 12 घंटे, 12 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में मेंशन है मल्टी ग्रेविटा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि कितनी होती है? कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 घंटे होती है, लगभग 8 आवर्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज में ये आंसर मेंशन है यहाँ पर 6 से 8 घंटे के आसपास। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 27, 27 नंबर पढ़ें क्वेश्चन, अपना आंसर बताएं। प्रसव की तीसरी अवस्था, ये लिखा है तीसरी स्टेज या तीसरी अवस्था की अवधि कितनी होती है? व्हाट द थर्ड स्टेज ऑफ द डिलीवरी? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 15 मिनट होती है। कितनी? ऑप्शन सी 15 मिनट। क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ सकते हैं और अपना आंसर बता सकते थे। आप मार्क करें अपना आंसर या लिख लें इसे। 10 से 15 मिनट के आसपास होगा। जो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर है वो क्या है? 15 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28, पढ़ें अपना आंसर बताएं। कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में कंट्राडिक्टेड होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच वैक्सीन इज कंट्राडिक्टेड इन प्रेगनेंसी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रूबेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इसे मना किया जाता है, नहीं लगाया जाता प्रेगनेंसी के दौरान, ये कंट्राडिक्टेड होती है। ओके, तो इसे ऐसा कंसीडर किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर आप डिटेल्स में मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन कंट्राडिक्टेड होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट सारे आपके लिए। जो कंट्राडिक्टेड वैक्सीन के रूप में आती है वो मिजल्स आती है, मम्स आता है, रूबेला आता है, ये तीनों आती है। MMR यूँ कहें कि ये क्या है? कंट्राडिक्टेड वैक्सीन के अंतर्गत आती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं अप्लाई किया जाता, नहीं दिया जाता। ओके, फिर है यहाँ पर वेरिसेला भी नहीं है। फिर लिखा है बैसिली कैलमेटिक ग्यूरिन, मतलब BCG भी कंट्राडिक्टेड वैक्सीन है। ये ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। लिखा गर्भावस्था की अति परिपक्वता कब मानी जाती है? पोस्ट मेच्योरिटी कहते हैं हिंदी में। कब कंसिडर किया जाएगा? बताएं राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा इसका 42 सप्ताह के बाद, मतलब 42 वीक्स के बाद इसे पोस्ट मेच्योरिटी कंसिडर किया जाता है। ओके, यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं पोस्ट मेच्योरिटी इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेबीज बोर्न आफ्टर दी, जब बेबी जन्म लेता है कितने? 42 सप्ताह के बाद, 42 वीक के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप अपना आंसर बता सकते हैं। 30 नंबर, प्रसव की कौन सी स्टेज में प्लेसेंटा अलग होता है? एट व्हाट स्टेज ऑफ द डिलीवरी इज द प्लेसेंटा डिफरेंट? कौन सी स्टेज में होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी स्टेज में, थर्ड स्टेज में। ओके, तीसरी अवस्था कहें या थर्ड स्टेज कहें। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 31, ये लिखा है गेस्टेशनल एज की गणना निम्न में से की जाती है। गेस्टेशनल एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग? क्या होगा इसका राइट आंसर? लास्ट LMP से कैलकुलेट की जाती है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। यहाँ पर पढ़ेंगे अंतिम या लास्ट कहें, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रथम दिन से ये गेस्टेशनल एज की गणना की जाती है।
यहाँ पर एल लिख लेंगे आप, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या LMP के प्रथम दिन से। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32। एक महिला में ये लिखा है वेस्टिबुलर ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। वेस्टिबुलर ग्लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। व्हाट इज द नंबर ऑफ द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स इन अ वुमेन, तो कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 होती हैं। कितनी होती है वेस्टिबुलर ग्लैंड? कितनी होती है? 2। अब यहाँ पर बात करेंगे, आपको डिटेल्स में समझाएंगे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये होती क्या है। जो बैर्थेलिन ग्लैंड्स होती है इसी को वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। बैर्थेलिन ग्लैंड्स ये कहाँ पाई जाती हैं? ये वेजाइना में पाई जाती हैं। ठीक है, ये वेजाइना के दोनों साइड पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। इन्हें वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। कौन सी ग्लैंड को? बर्थोलिन ग्लैंड्स को, आल्सो नोन एज द ग्रेटर ये लिखा है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये उस तरह होती है ह्यूमोलोगस टू द बल, यहाँ पर स्पेलिंग आप पढ़ लें, ये लिखा है बल्बोरेथल ग्लैंड्स इन मेल्स, ये मेल्स में पाई जाती है। ये अगर पूछा जाए आपसे बल्बोरेथल्स ग्लैंड किस में पाई जाती है? मेल्स में पाई जाती है। जो कार्य इसका होता है, जिस तरह ये होती है बर्थोलिन ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड, उसी तरह क्या होती है ये लिखा है बल्बोरेथल ग्लैंड्स होती है। ये बल्बोरेथल ग्लैंड्स किस में पाई जाती है? ये मेल में पाई जाती है। और वेस्टिबुलर या बर्थोलिन ग्लैंड्स कहें, ये किस में पाई जाती है? ये फीमेल्स में पाई जाती है और वेजाइना में पाई जाती है। आर दी 2 पी साइड ग्लैंड्स, ये पी साइड मतलब मटर के दाने के समान होती हैं, दो ग्लैंथियाँ होती हैं। कौन सी? वेस्टिबुलर ग्लैंड्स कहें या ये जो मेंशन है यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड्स, ये वेजाइना के दोनों साइड में पाई जाती है। लोकेटेड स्लाइटली लैटरल एंड पोस्टीरियर टू द वेजाइना इन द ओपनिंग। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें और पढ़ लें दोबारा इसे, बाकी समझा दिया मैंने। वेजाइना में पाई जाती है, इसी बात ध्यान में रखना है। और 2 होती हैं, ये वेस्टिबुलर कहा जाता है, इन्हें बर्थोलिन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन मेंशन है यहाँ पर, बर्थोलिन ग्लैंड में से किस में मौजूद होती है या कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अभी हमने बताया था वेजाइना में होती हैं, ये 2 होती हैं। कितने? ये वेजाइना के दोनों साइड में पाई जाती हैं। ये मटर के दाने के समान होती है, मतलब पी साइज के आकार में होती हैं, और इन्हें वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मेंशन है इसका कार्य क्या होता है? सिक्रेटेड फ्लूइड, एक प्रकार का लिक्विड इससे फ्लूइड होता है, सिक्रेटेड होता है, निकलता है, हेल्प द लुब्रिकेट द वेजाइना। और वेजाइना को क्या होता है? लुब्रिकेट मतलब बनाए रखता है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 34, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। निम्न से गर्भावस्था के दौरान कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अभी हमने बताया था, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी होगा। मिजल्स नहीं दी जा सकती, बाकी सभी दी जा सकती हैं। ठीक है, MMR वैक्सीन गर्भावस्था के दौरान नहीं दी जाएगी, ये बात ध्यान रखना है आपको। ओके, और कौन सी नहीं दी जाएगी? वेरिशोला नहीं दी जाएगी, और BCG नहीं दी जाती गर्भावस्था के दौरान। कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती? मिजल्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। डिटेल्स बता दिया था आप, वो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35, निम्न में से परिवार नियोजन की प्रकृति या प्राकृतिक विधि कौन सी? परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैलेंडर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 36, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 36 पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36। 36 में मेंशन है जन्मजात और रूबेला का निम्न से कौन सा लक्षण नहीं है? जन्मजात रूबेला का, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी, ये लिखा है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ये नहीं होता जन्मजात रूबेला का, ये लक्षण नहीं है। बाकी मोतियाबिंद हो सकता है, बहरापन हो सकता है, और हृदय संबंधी विकार हो सकते हैं, हार्ट डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट नहीं होते। ये रूबेला का जन्मजात मतलब कॉन्जिनिटल लक्षण या सिम्टम्स नहीं है। क्लेफ्ट लिप होता क्या था? इस पर क्या होता था? बेबी का क्या होता है? ऊपर वाला अपर वाला ओंठ क्या होता था? कट जाता था, फटा होता था पहले से। ठीक है, इसे क्लेफ्ट लिप कहते हैं। और इसी की अगर सर्जरी की जाती थी, रिपेयर किया जाता था इसी को, ताकि ये अच्छे से रिपेयर हो जाए, तो इसे क्लेफ्ट लिप सर्जरी के नाम से, क्लेफ्ट लिप सर्जरी के नाम से इसे जाना जाता था। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 37, पढ़ें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 37, गर्भावस्था के दौरान औसतन कितना वजन बढ़ता है? व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए 12 से 13 kg के बीच में लगभग, ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से। ओके, लेकिन बाय द वे नहीं दिया जाता, तब आप सब समझते हैं, कभी भी 11 kg भी मिल जाता है, 12 kg भी मिल जाता है, मोस्टली 11 kg दे दिया जाता है, लेकिन रेंज में बात करेंगे तो इस तरह बात करेंगे। ओके, 12 से 13 kg के बीच में। क्वेश्चन है यहाँ पर 38, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 280 दिन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 39, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। गर्भावस्था के दौरान योनि या वेजाइना का pH कितना होता है?
या पीएच कैसा होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है। व्हाट इज द पीएच ऑफ दी वजाइना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है। जो प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान जो पीएच होगा वेजाइना का वो कैसा होगा, अम्लीय होगा या यूँ कहें एसिडिक होता है। ओके, आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में वेजाइना का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है वेजाइना की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। 40 नंबर, एक औरत या एक महिला जो पहली बार गर्भवती होती है उसे क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया हमने। व्हाट इज द वुमेन्स हु गेट्स द प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे कहता है प्राइमी ग्रेविडा के नाम से जाना जाता है, प्राइमी ग्रेविडा के नाम से जाना जाता है। आ वुमेन हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम उसे क्या कहेंगे, प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 41 मेंशन है, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। कई लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, यकृत द्वारा स्रावित प्रति स्कंदन है, ये इसी तरह बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, कमीशन में पूछा गया स्टाफ नर्स में। ब्लड सिक्रेटेड बाय द लीवर आ एंटीकोगुलेशन, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, एक प्रकार का एंटीकोगुलेशन के रूप में जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना है, मतलब ब्लड को जमने नहीं देता। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, पिछले वीडियो का हमारा क्वेश्चन है ये भी, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेटेड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मई महीने में मनाया जाता है। लेकिन अब इसमें समझना है आपको कब मनाया जाता है, इसमें मंथली पूछा जाता है मोस्टली कि जो विश्व अस्थमा दिवस होता है या वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है, मई मंथ में मनाया जाता है या मई महीने में मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है। अब डेट में अगर बात करेंगे तो इसकी डेट चेंज होती रहती है हर साल। ये जो मई महीने का पहला मंगलवार पड़ेगा कैलेंडर के हिसाब से उस तिथि को या उस डेट को मनाया जाएगा। जैसे 2020 में 2020 में ये 5 मई को पड़ा, कब पड़ा था 5 मई को। 2021 में कब पड़ेगा ये पड़ेगा 4 मई को 2021 में, मतलब इस बार कब होगा ये 4 मई को। 2022 में कब होगा ये 3 मई को। कौन, वर्ल्ड अस्थमा डे, मतलब विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाएगा 2021 में मनाया जाएगा ये 4 मई को, 2022 में मनाया जाएगा 3 मई को। आपको बस इतना ध्यान रखना है ये मई महीने के पहले मंगलवार को मतलब ट्यूसडे को मनाया जाता है, इतनी बात ध्यान रखना है। मंथ मोस्टली याद रखना आप, मई महीने में मनाया जाता है और डेट इसकी कोई फिक्स नहीं होती, जो भी मई महीने में पहला मंगलवार या ट्यूसडे पड़ेगा उसी डेट को मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस सेलिब्रेटेड किया जाता है। इसमें क्या होता है, जागरूकता फैलाई जाती है, अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों के बीच में। ओके, कि इससे कैसे बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 मेंशन है मीनोपॉज की औसत आयु कितनी होती है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द मीनोपॉज, इसका राइट आंसर क्या होगा आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं और हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, डेली अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आपको बेल दिख रही होगी, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और हाँ, आज वीडियो रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि हमारे रूम्स के बगल में किसी का डेथ हो चुका है, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बहुत शोर हो रहा है वहाँ। ओके, इसके लिए सॉरी आप सभी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।